नए वक्फ कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं दाखिल की गईं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में करीब आज 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और इस मामले पर सरकार का पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। कुछ मोटी मोटी बातें हैं। सरकार को 7 दिनों में इस पर अपनी बात रखनी है, अपना जवाब देना है। कुछ सवाल खड़े किए गए थे। वक्फ बाय यूज़र आप बहुत सुन रहे हैं, यानी कई ऐसी ज़मीनें हैं जो वक्फ की तरफ से धार्मिक कामों के लिए दी गई हैं और इन ज़मीनों का क्या होगा? इनको डी नोटिफाई किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा। मान लीजिए ज़मीनों के कागजात नहीं हैं तो इन ज़मीनों को, जो कि बहुत लंबे अरसे से धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, किस तरीके से चिन्हित किया जाएगा? ये कुछ प्रश्न थे जो सुप्रीम कोर्ट में उठे। माननीय कोर्ट ने भी इनको महत्वपूर्ण प्रश्न माना है और इन पर सरकार से जवाब भी मांगा है। इस सब के बीच में आपने सुना कि किस तरीके से ये बात भी बहुत स्पष्ट हो गई है कि यथास्थिति बनी रहेगी, यानी जो कानून लागू किया गया वो कानून है। अब ये कानून जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, इसमें जो रजिस्टर्ड और डी नोटिफाइड जगह हैं या जो नोटिफाइड नहीं हैं, ऐसी जो जगह हैं उनका क्या होगा, जैसे कुछ सवाल हैं जिनको समझेंगे। और मोहम्मद मतीन खान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट तनुज दीक्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। तनुज जी, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आज जो ये कोर्ट में जितनी भी कार्रवाई हुई है उसके बाद में बड़ा कन्फ्यूजन रहा लोगों को। यथास्थिति बरकरार रहेगी, 2 चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी ये बोला गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा इसको क्लैरिफाई करें उन दर्शकों के लिए जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसके लिए झटका है और किसकी बातें किसके पक्ष में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, वो थोड़ा समझ में आए। देखिए, निश्चित रूप से तिवारी जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई, वो पिटीशन के अंदर में महत्वपूर्ण रूप से जो बातें रखी गई हैं उसमें कानून के, जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 25 को लेकर के पिटीशन दायर की गई है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन इस तरीके से। साथ ही अगर हम बात करें तो आर्टिकल 26 भी इसके अंदर मेंशन की गई है और वहीं आर्टिकल 29 एंड 30 यानी कि उल्लंघन, यानी अल्पसंख्यक अधिकार की सुरक्षा को जो छीनता है। ऐसे 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में 10 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। उसमें से महत्वपूर्ण 5 पिटीशंस के ऊपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया। देखिए, देश में जब यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था लास्ट ईयर,
तो उसके बाद पार्लियामेंट में आपत्तियां जताई गई, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, कमेटी ने इसमें मुस्लिम सांसद सदस्यों को भी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का हिस्सा बनाया और उसके बाद कमेटी ने पूर्ण रूप से इसको पारित किया। लेकिन पारित होने के बाद में जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लग रही हैं, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट्स हैं कि वे इस तरीके के कानून को अपने सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है आर्टिकल 131 के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल उसका आधार नहीं हो, मतलब वो संवैधानिक नहीं होता है कानून, तभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गैर संवैधानिक हम कुछ भी नहीं देखते, पूर्ण रूप से संवैधानिक नजर आता है। और जो आपत्तियां इसमें हिंदू सदस्यों के होने की अगर है तो शायद उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट कुछ मंथन कर सकता है, अन्यथा इसमें जो वक्फ की प्रॉपर्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और जो विमेंस मुस्लिम विमेंस हैं उनको एक स्थान दिया गया है नए अमेंडमेंट्स में। और साथ ही साथ जो सेक्शन 40 था जिसमें वक्फ काउंसिल के अलावा और कहीं इनके केसेस की सुनवाई नहीं हो सकती थी, उसको भी इसमें हटाया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण कानून के अंदर बेनिफिशियरी ये थोड़ा सा वक्फ बाय यूजर के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दें, क्योंकि इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है गंभीर प्रश्न या चिंता जाहिर की है। जी, किसको लेकर? वक्फ बाय यूजर, यानी वो जमीन जो धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ की तरफ से दी गई है, मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड नहीं है और उसका स्टेटस क्या रहेगा, उसको लेकर जो रोक लगाई गई है वो भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, अभी इस समय तो सीजेआई ने समस्त तरीके की क्योंकि नए एक्ट आने के बाद में नए एक्ट के अंडर में कोई भी कार्रवाई करने से रोक लगाई, लेकिन इसका सीधा सीधा असर जो है वो ये है कि जो भी असेसमेंट होना था, जो भी लैंड्स अभी तक वक्फ काउंसिल के पास में, वक्फ बोर्ड के पास में अवेलेबल है, क्या उनकी जो फिर से एक रिस्ट्रक्चर उनको किया जाएगा, फिर से उनकी कागजों की जांच परख की जानी है। लेकिन ये नए अमेंडमेंट एक्ट का जो विरोध हो रहा है जिस तरीके से देश में, हमने हाल ही में मुर्शिदाबाद में भी देखा, जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, निश्चित रूप से ये एक संकेत है कि हम जिस तरीके से जिस दिशा में सरकार काम करना चाह रही है, लेकिन वैसी दिशाओं में कुछ बाहरी तत्व काम करने के लिए नहीं दे रहे। निश्चित रूप से इसके ऊपर भी ठीक है, ये बात तो सही है, इस पर हमने काफी चर्चा तनुज जी की है और लगातार इस पर कई दिनों से मंथन चलता आ रहा है। मतीन साहब, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि तनुज जी कानून के जानकार हैं तो उनसे थोड़ा सा हमने इस मामले को समझ लिया। आज जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, क्योंकि अभी तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो कुछ हुआ है उसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, या आपको लगता है कि ये आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने की तरफ बढ़ रही है पूरी कार्यवाही? देखिए, इससे पहले भी वो कहता है कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर ये पिए। जब बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आ रहा था तो उस वक्त जो है बहुत सी चीजें आ रही थी कि साहब बाबरी मस्जिद को जाबिराना तरीके से तोड़ा गया, जिन लोगों ने तोड़ा वो क्रिमिनल ऑफेंस था, उनको जो है कोर्ट में गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, सजाएं भी हुई, मगर उसके बाद भी एक फैसला आया और फैसला ये हुआ कि साहब बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर की गई। तो पूरी उम्मत इस चीज से आगाह है और इसका जो संवैधानिक तरीका है कि ये पूरे के पूरा जो वक्फ कानून है ये खालिस और खालिस मुसलमानों के जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उस पर गासिबाना कब्जा करने की नियत से ये बनाया गया है। इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं और बहुत सी बातें ऐसी हमारे बरादरान वतन को झूठ परोसी गई हैं, खास करके मीडिया के जरिए से, कि वो साहब वक्फ बोर्ड जहां पर हाथ रख देगा वो उसकी जमीन हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी क्या होता है कि किसी की जगह पे कोई आदमी हाथ रख दे उसका हो जाए? तो इस तरह से ये एक पूरा, देखिए, ये मतीन साहब मैं जानता हूं बड़ा विषय है, और क्योंकि मैंने जैसे तनुज जी को भी कहा कि इस पर हमने काफ़ी बात की है, लेकिन आज जहां पर बात पहुंची है इसको पहले थोड़ा समझते हैं कि आज जिन दो बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही या सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई, जैसा जानकारी हमको बाद में मिलती है, आगे इंटरिम आदेश में भी वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, वक्फ बाय यूज़र हो या फिर जो नियुक्तियां हैं उनको लेकर जो दो बातें कही गई, ये सुप्रीम कोर्ट को लगा। माननीय कोर्ट जो है हर चीज़ को देखते हैं, आपने जितनी चिंताएं जाहिर की, जाहिर तौर पर उनको देखा गया होगा और ये माना गया होगा कि हाँ ये जेन्युइन बात लगती है, हाँ इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने वो सारी चीज़ों के अध्ययन
सम्मेलन के बाद ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई की, यानी बाकी चीज़ें ठीक लगती हैं, यथास्थिति बनी रहेगी। इस पर मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप बताएं कि क्या यही दो बिंदु हैं जो आपको लगता है कि इनमें अगर कुछ परिवर्तन होता है तो बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी? नहीं, फैसला को थोड़ी ना आया है, ये तो आ, नहीं, अभी तो मैंने बता ही दिया है। तो सॉलिसिटर जनरल ने जो बात रखी थी और 7 दिनों का समय मांगा है, उस दौरान ये बातें जो निकलकर सामने आई, जब सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया तो इंटरिम आदेश के बारे में जानकारियां सामने आ गई, वो तो मैं बता चुका। लेकिन अगर ये दो बातें रहती हैं तो आपको लगता है कि इसी के ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, या फिर आप कुछ, आपकी लड़ाई कुछ और है? ये पूरा के पूरा वक्फ अमेंडमेंट जितना भी हुआ है, इसमें तकरीबन 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़ लोगों ने ये कहा है कि ये वक्फ अमेंडमेंट जो है इसको खत्म होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा हम पूरे के पूरे वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, कानून है, उस कानून की मुखालफत में मोर देन 5 करोड़ लोगों ने आपत्ति दी है। तमाम के तमाम जो भी जिन अजला में जेपीसी के लोग गए हैं, वहां पर जो लोगों ने मुखालफत की है, लिख के दिया है, उसको ऐड नहीं किया गया है ना इस बिल के अंदर। दूसरी बात यह है कि जब तक के कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता है, जब तक हम मुतमईन नहीं है। नहीं। और अच्छा, ये बताइए, कोर्ट पर भरोसा तो है ना आपको? नहीं, कोर्ट पे तो भरोसा हर भारतीय को बस रखना पड़ेगा। नहीं, रखना पड़ेगा नहीं, मतलब कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा रखना पड़ेगा और कोर्ट पर भरोसा है में ये पड़ेगा जो है अपने आप में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। वर्डिक्ट अलग की चीज है, फैसला अलग की चीज। जब तक फैसला नहीं आ जाता है, जब तक हम उसको हम फाइनल नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल इसको मानता हूं कि अगर मान लीजिए अमेंडमेंट को नहीं बदला जाता, उसमें कुछ चेंजेस के बारे में बात कही जाती है, तो आप क्या कोर्ट के फैसले का विरोध करेंगे? भाई, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट के जो फैसला होगा हम उसके खिलाफ हम जा सकते हैं, हम सड़कों पे जा सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, जो संविधान ने हमको तरीका कर दिया। अभी कल कालीकट बीच पे मोर देन 5 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। केरल के अंदर कालीकट बीच पे 5 लाख के करीब लोगों ने पूरे बिल की मुखालफत में वहां प्रोटेस्ट किया है। तो यही तो मतीन साहब मुर्शिदाबाद में हो रहा था। फिर इसको आप कह रहे संवैधानिक अधिकार है। देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, इसको संवैधानिक अधिकार कहेंगे क्या? इलाहाबाद में क्या हो रहा था उस पर भी तो टिप्पणी कर लेना चाहिए। आप खूब करिए, मैं कहता हूं इलाहाबाद करिए, बहराइच करिए, आपको जो चीज ले आप क्या इलाहाबाद में जो कुछ हुआ उससे मुर्शिदाबाद को जस्टिफाई कर देंगे? सॉरी, आगरा में जो हुआ है, मैं कह रहा हूं आप कोई भी ले लीजिए, मैं जब भी बात करता हूं मुझे एक उठाकर कोई बीजेपी शासित प्रदेश की बात, आप क्या इससे मुर्शिदाबाद को जस्टिफाइड करना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में इसलिए हो सकता है क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में हो गया। अब्दुल करें या अमित करें, हिंसा हिंसा है और उसके खिलाफ मैं ये बात करता हूं, चाहे वो कहीं की भी हिंसा हो। मगर मेरा ये भी मुतालबा है कि आगरा के अंदर जो हिंसा की गई है, जिस तरह से रोड पर आए हैं, और वहां की पश्चिम बंगाल में पुलिस ने मुर्शिदाबाद में 150 लोगों को गिरफ्तार किया, आगरा में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, आगरा में कितना बड़ा उपद्रव किया है, कितनी धमकियां दी हैं, नाजायज असलाह लिए हैं, कितने मुकदमे हुए, यही बता दिए कम से कम। सरकार को इस बात का तो होना चाहिए ना कि आगरा में भी हमने 150 लोगों का मुकदमा ही किया है। अब देखिए सरकार ने जो पक्ष रखा है, सरकार का भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से जब बात करते हैं इस पर, ऐसा नहीं कि उनसे सवाल नहीं पूछते, तो उनका स्पष्ट कहना होता है कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को काबू करना उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को आता है, जो काम ममता बनर्जी नहीं कर पाई। ये बीजेपी का वर्जन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा, यहां पर कोई है नहीं, तो ऐसा नहीं कि उनसे सवाल नहीं पूछते। अभी आप यहां पर हैं, हम इस पे वक्फ पर बात कर रहे हैं, इसीलिए ये जिक्र आया, और क्योंकि आपने कहा कालीकट में देखिए लोग निकल कर आए, इसलिए मुर्शिदाबाद निकल कर आया, अदरवाइज में इसका जिक्र भी नहीं करता। लेकिन तनुज भाई, इसको पूरा सुन रहे थे आप चर्चा को, और इसमें जो मतीन साहब ने बातें कही हैं, वो इनके जो कुछ कंसर्न्स हैं, आप देखिए कोर्ट में ये जो मामला आया, इसके बाद में पहले तो मुझे ये समझाएं कि कुछ लोग इसको ऐसे भी देखते हैं कि देखिए कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, प्रश्न चिन्ह किए, कुछ लोग जो इसकी खिलाफत करते हैं या वक्फ की लड़ाई में जुटे हुए हैं, और वहीं पर कई लोगों का मानना है कि देखिए इसको पूरी तरह, जैसा आपने भी बताया कि पूरी तरह से संवैधानिक पाया गया है। अब इसका स्टेटस क्या रहता है आने वाले दिनों में, इस लड़ाई के बाद में जब फैसला आ जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैसला कुछ भी आ जाए उसके बावजूद पूरे वक्फ कानून को बदलना, ये एक मांग है जो मुझे लगता है कि संभव नहीं दिखाई पड़ता अभी तक, जितनी प्रोसीडिंग हुई है, जितनी बातचीत हुई है उसके आधार पर।
देखिए, अगर हम कानून बदलने की बात करें तो ये बहुत बेहतर तरीके से याद होगा हमें कि इसके पहले भी कृषि कानून मात्र 2020 में जो आया था, जिसमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम की आवश्यक वस्तु के संशोधन था। लेकिन उस अधिनियम को भी मूल आश्वासन कानून कहा जाता है, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में उस पर रोक लगाई थी, प्रवीण भाई, अगर आपको याद हो। लेकिन उसके बाद दो महत्वपूर्ण कानून, जिसमें से एक आधार कानून और एक नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, ये दोनों अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अंडर प्रोसीडिंग है, सुनवाई में है, और अभी तक इनके ऊपर कोई डिसीजन जो है माननीय न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया है। जरूरी नहीं है कि इस मामले के ऊपर भी तुरंत ही कोई फैसला देखने को मिले, हालांकि कंटिन्यूसली हियरिंग्स जारी है। वही देखिए, जिस तरीके की बात आपने मेरे से पूछी थी, वर्क बाय यूजर जो एक वर्ड है, इसकी अगर हम बात समझे तो सामने जो पिटिशनर्स हैं, उनके एडवोकेट्स के द्वारा दलील दी गई है कि इस देश में लगभग 8 लाख संपत्तियां ऐसी है जो कि वर्क बाय यूजर के अंडर रजिस्टर्ड, और उसके अंदर 4 लाख से अधिक प्रॉपर्टी वर्क बाय यूजर की है, यानी 50%। टोटल प्रॉपर्टी 8 लाख संपत्ति अगर है वर्क के पास में, तो उसमें से 4 लाख वर्क बाय यूजर की संपत्ति है। और यही इस बात की चिंता है कि नए अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में उन संपत्तियों को खतरा बताया गया है। देखिए, निश्चित रूप से असेसमेंट ही सबसे बड़ा मकसद है सरकार का, क्योंकि आज मुस्लिम समुदाय के जो पिछड़े और गरीब मुसलमान हैं, उनको ही वक्फ की प्रॉपर्टी का, उसकी इनकम का, उसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल रहा है। उन्हीं लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है इस वक्फ के पास में, इतना संपत्ति होने के बाद में, पैसा होने के बाद में। तो इसीलिए अमेंडमेंट उन्हीं के वेलफेयर के लिए है, मुस्लिम समुदाय के वेलफेयर के लिए है। ये मुस्लिमों को समझना होगा, जिस वजह से जिस तरीके के प्रदर्शन और जिस तरीके की चीजें हम देश भर में देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक विराम लगते हुए चीजों को मुस्लिम समुदाय में भी सही तरीके से सर्कुलेट होना की आवश्यकता है। जी, आपने बात महत्वपूर्ण कही है। हालांकि मैं जैसा कह रहा हूं कि इस पर इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, लगभग सारे पहलू आए हैं, और मैंने देखा है कि कई मुस्लिम धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं, वो भी इसके फ़ायदे, जो बात आप कह रहे हैं, वो कहते दिखाई दिए। लेकिन ज़्यादा तादाद जो है इस्लामिक स्कॉलर्स की वो है जो विरोध करते हुए दिखाई दिए। जैसे मतीन खान साहब अपनी बात को रख रहे हैं, खैर वो तो इस लड़ाई का हिस्सा हैं। लेकिन मतीन साहब, एक बात ये भी कही जा रही है कि चंद लोग हैं, कुछ एक लोग हैं रसूखदार, ताकतवर लोग मुस्लिम समुदाय के, जो वक्फ पर काबिज हैं, और उन्हीं को परेशानी हो रही है, और वो गुमराह कर रहे हैं उन बहुत सारे लोगों को जिनको इस नए बिल का फायदा हो सकता है। देखिए, ये एक मिथ बनाया गया है। अभी जैसे बता रहे हमारे ऑनरेबल वकील साहब बता रहे थे कि जो वक्फ बाय यूजर हैं, अब जैसे बहुत प्रॉपर्टीज हैं जो, चाहे वो हिंदू हो, हमारे हिंदू बरादरान हैं, उनके जो अंतिम संस्कार होता है, गुल्लाले होते हैं, वो कहीं पे कहीं कोई दर्ज नहीं, कुछ भी नहीं। इसी तरह से जो लोग, जो कब्रिस्तान है हमारे, वो कब्रिस्तान का भी बहुत सी जगह पे इंदराज नहीं है, और वो क्योंकि इस्तेमाल हो रहे हैं ना फलाही काम के लिए, कब्रिस्तान के लिए, अब वो सरकार उसको कैलकुलेट करती है कि साहब इतने लाख बीघा जमीन जो है वक्फ की है, और लिहाजा वक्फ जो इससे जो है वो आमदनी होगी और ये होगा। ये सब बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि जो कब्रिस्तान है, जो इबादतगाहें, खानकाहें हैं, दरसगाहें हैं, उन सबको ये प्राइवेट जो अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं। ऐसा क्यों लगता है? यही तो प्रश्न आ रहा है कि ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? मतलब ये तो कहीं इसका प्रावधान है नहीं, पर ऐसा भय क्यों है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि देखिए, माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप थी 2014 में, जब से बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से इन्होंने धीरे धीरे करके माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम थी कि कहता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किताब, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, तो मदरसे अपडेट होंगे, लिहाजा वो स्कीम बंद कर दी। वहाँ आजाद की फेलोशिप वो बंद कर दी। इस तरह से जो भी मुसलमानों से मैंने पूछा ये सवाल, मैं जब पूछता हूं तो मुझे जवाब मिलता है कि आयुष्मान कार्ड की जितनी वो फायदे हैं वो चाहे हिंदू और मुसलमान बराबर मिलेंगे, जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उज्ज्वला से लेके उनके फायदे बराबर से मिलेंगे। ये बांटना क्यों चाहते हैं? मतलब अगर सबको फायदे मिल रहे हैं, सबके लिए योजनाएं, और उस्ताद जैसी योजना भी शुरू की इसी सरकार ने, उस्ताद योजना माइनॉरिटीज के लिए थी, तो कुछ उनका विजन होगा। और उनका यह भी कहना है कि इससे भी अगर मान लीजिए कोई
अचिन्हित या जिसके बारे में जानकारी नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी कोई जमीन मिलती भी है तो मुस्लिम समाज के वंचित समुदाय के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा? अब कब्रिस्तान की जमीन वंचित समाज के लिए करेंगे क्या? पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो जिनको मुसलमानों के लिए कहते हैं कि ये मतलब बैकवर्ड क्लास के मुसलमान हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो कोई योजना का कोई प्रारूप तो आना चाहिए। किताब हम इससे अपलिफ्ट करेंगे या कब्रिस्तान बेच करके अपलिफ्ट करेंगे? ये सिर्फ एक ढकोसले हैं, एक लॉलीपॉप है जो मुसलमानों को में फाड़ पैदा करने के लिए साहब अपर और बैकवर्ड क्लास को अलग अलग कर दे। मगर इस वक्त के बारे में पूरी कौम आमादा है, जानकार है। वो किसी भी हाल में इस वक्त कानून की हिमायत में नहीं है, और जो लोग हिमायत में टीवी वगैरह पे आते हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की किसी न किसी सेल से जुड़े हुए लोग हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो या जो आरएसएस ने मुस्लिम उलमा बोर्ड बनाया है, या जो पसमानदा समाज का के जो बीजेपी ने बनाया है, ये वही लोग आते हैं। वो 99.99% लोग इस वक्त अमेंडमेंट बिल के मुखालिफ। जी तनुज भाई, ये एक बड़ा पॉइंट है कि ज्यादातर मुस्लिम समाज जो है वो इसके विरोध में है और इस बात को पुरजोर तरीके से रखा जा रहा है। इसका कोई आंकड़ा तो नहीं मेरे पास, इसी तरह मंचों में बहस के दौरान ये बात आती है, एक दूसरे पर आक्षेप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि मुसलमानों के अंदर ये गहरे बैठा दिया गया है कि उनका अहित हो सकता है इस बिल से। देखिए, अहित तो कुछ नहीं है। जहां तक संपत्तियों की बात है, जिस तरीके से संपत्तियों के लिए खान साहब भी यहाँ पूछ रहे हैं कि उसको वापस गवर्नमेंट लेके क्या करेगी, कैसे बेनिफिशियरी उसका हो सकता है, ये शायद यही इस तरीके का ही कोई प्रश्न उनका है। तो एक बात ये भी इसके पहले जानने की बेहद आवश्यकता है कि वक्फ के पास ये जो जमीनें पहुंची है, इसका जरिया क्या रहा है। देखिए, इतनी 9 लाख करोड़ एकड़ जमीन किसी के पास में होना और देश की तीसरी बड़ी हिस्सेदारी वक्फ की जमीनों में, तो कहीं ना कहीं इसके सोर्सेस के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और ऐसी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस तरह के कानून की देश में बेहद आवश्यकता है, जिससे जो चीज जिसकी हो उस तक पहुंचे और उससे जो समाज के उद्धार है, समाज का जो उत्थान है, वो निश्चित रूप से सभी का। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसमें वक्त में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, इसका भी बहुत बड़ा कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है इसके ऊपर। और साथ ही साथ अदालत ने ये भी कहा है कि जो 7 दिनों के अंदर प्रतिवादी जो है एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करें, और उस जवाब के अगेंस्ट अगर कोई रिप्लाई फाइल करना है तो उसके लिए अतिरिक्त 5 दिन की जो है समय दिया गया है। तब प्रवीण जी, देखना ये होगा कि जो बहस है इसका जो अंतरिम हिस्सा है वो तो हमने देखा, लेकिन जो अंतिम हिस्सा है वो जरूर अभी बाकी है। जी मतीन साहब, एक चलते चलते अगर ये सब नोटिफाई होती हैं, सारा लेखा जोखा स्पष्ट होता है, पारदर्शिता आती है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? विरोध तो तब होता है जब कोई आपको लगे कि कुछ कब्जा लिया गया, कुछ गलत हो रहा है, या तो मैं देख रहा हूं कि भय कि इनकी नीयत ऐसी है, इन्होंने ऐसा किया है इसलिए ये आगे ऐसा करेंगे के लिए, मतलब एग्जैक्टली अभी वक्फ में कोई आपको ऐसी खामी ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 पॉइंट बताए हैं उस पर जवाब मांगा गया है, लेकिन ओवरऑल बिल पर आपको आने वाले समय का भय ज्यादा है बनिस्बत इसके कि आज इसमें क्या गड़बड़ है। हाँ, ये बात देखिए, ये जो सरकार कानून लाती है वो ये बताती है कि साहब ये कानून किसानों के लिए बहुत बेहतर है। पूरा एक मिथ बनाया जाता है, किसान को ये मिलेगा, किसान को वो मिलेगा, मगर किसान जो धरने पे बैठे रहे, जो प्रदर्शन करते रहे, वो कह रहे थे कि किसानों का फायदा नहीं होगा, भला नहीं होगा। इसी तरह जो वक्फ बिल लेके आए हैं, वक्फ संशोधन जो लेके आए हैं, उसमें भी यही एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि साहब मुसलमानों को बड़ा फायदा होगा, मगर इसमें से मुसलमानों की जो कब्रिस्तान की, खानकाहों की, दरगाहों की, इबादतगाहों की जो प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज पे सरकार कब्जा करके और उसको अपने पूंजीपतियों के हाथों वो बेचना चाहती है। ये बेसिक मैं वही तो कह रहा हूं, मतलब ओवरऑल जो मेरा पॉइंट है वो आप भी उसको कहीं ना कहीं इंडोर्स कर रहे हैं कि आज जो नहीं दिखता है वो कल हो सकता है। इस बात का भय है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और सरकार की ऐसी नीयत रही है तो ये ऐसा कर सकती, जैसे भविष्य के भय ज्यादा हैं बजाय इसके कि आज इस पर कोई विरोध किया जाए या ठोस बात रखी जाए। लेकिन मतीन साहब, आपने बड़े अच्छे से अपने पॉइंट्स को रखा है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कानूनी पहलुओं को समझाया। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी हैं।